ही 9 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि फोन इन कार्यक्रम है, यानी इस कार्यक्रम के दौरान सीधे तौर पर आप फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े हुए सवाल हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से पूछकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषय हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से बातचीत की जाती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं, लेकिन तमाम जो सवाल है वो विषय से जुड़े हुए ही होने चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज विषय रहेगा फल एवं सब्जियों का परिरक्षण एवं बातचीत की जाएगी पराली प्रबंधन के बारे में। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये दोनों विषय हैं जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बारे में और भी जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए बातचीत करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज़ बंद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको बता दें जिसके जरिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजते हैं तो सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर कनकलता, आप अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र पंचमहल गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। साथ ही इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीएन काले, आप अपर आयुक्त हैं मशीनरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और फल सब्जियों के परिरक्षण की जब हम बात करते हैं तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो डॉक्टर कनकलता बताएं हमें, फल सब्जियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हमारे देश में किया जाता है, भाव कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता है। इस बीच अगर परिरक्षण किया जाए तो ये कितना उनके लिए ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, देखते हैं कि जब फलों का सीज़न आता है तो फल या सब्जी दोनों की बात हम करें तो कभी कभी कुछ फलों का कुछ सब्जियों का उत्पादन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाज़ार में उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है और किसान बाज़ार तक ले जाना भी पसंद नहीं करते हैं। खास करके मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी जो बहुत ही उतार चढ़ाव में बाज़ार में रहता है टमाटर। कभी तो ये हमें खून के आंसू रुलाता है और कभी आप देखेंगे कि ये इतना सस्ता हो जाता है कि किसानों को बाजार तक ले जाने की लागत भी नहीं मिलती है, लेकिन इसकी ज़रूरत पूरे साल लगी रहती है। अगर
अगर किसी भी किचन में जाएं तो टमाटर के बिना कोई भी गृहिणी संतुष्टि नहीं होती है कि उनके कोई व्यंजन सही तरीके से बन पाए। तो इसको अगर हम पूरे साल अगर हम सही तरीके से टमाटर मिले और टमाटर का जो ये भाव है ये भी सही मिल पाए किसानों को, इसके लिए ज़रूरत होती है परिरक्षण की। अब आप कहेंगे कि परिरक्षण की इसमें क्या भूमिका होगी, तो परिरक्षण की यही भूमिका है कि जब टमाटर का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाए उस वक्त बाजार ले जाने से बेहतर है कि उसका परिरक्षण कर दिया जाए जी। अब परिरक्षण के कई तरीके हैं, जैसे अब टमाटर की बात करें तो हम टमाटर प्यूरी बना सकते हैं, केचप बना सकते हैं, और आजकल तो टमाटर के कई फ्लेवर में चटनी भी बनने लग गई है, और स्लाइस भी ड्राई करके आजकल टमाटर बिक रहे हैं। तो कई प्रकार के उत्पाद हैं जो किसान उससे तैयार कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि प्यूरी बन गई। अब प्यूरी, जब टमाटर बहुत महंगा है तो उस वक्त अगर गृहिणी को प्यूरी मिल जाए तो कहीं हद तक वो टमाटर की जो कमी है वो पूरी कर सकता है। तो एक तरफ तो जो मांग करता है तो उसके पास भी सही कीमत में पहुंच गया, और अगर परिरक्षण कर देते हैं तो किसानों को भी उसकी अच्छी कीमत मिल जाती है। तो यही है फल सब्जी परिरक्षण का मुख्य आवश्यकता। बिल्कुल। और कैसे कैसे कर सकते हैं परिरक्षण, और इस दौरान किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, तमाम इन विषयों पर बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अधिकांश फल व सब्जियां मौसमी होते हैं और मौसम बीत जाने पर इनका मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनका परिरक्षण करके इन्हें साल भर या इससे भी अधिक समय के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। बता दें कि फलों और सब्जियों के उत्पादन का लगभग 30 से 40% हिस्सा सही प्रबंधन नहीं होने के कारण खराब हो जाता है, लेकिन अगर इन्हें सही समय पर प्रसंस्करित कर इनका परिरक्षण कर लिया जाए तो नुकसान को मुनाफे में बदला जा सकता है। किसान छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर जैम, अचार, मुरब्बा, जूस, स्क्वैश, सॉस और चटनी जैसे उत्पाद बना सकते हैं। इनका बाजार मूल्य सब्जी और फल के वास्तविक दाम से कहीं ज्यादा होता है, जिससे मुनाफा भी अच्छा मिल जाता है। ये तकनीकी तब ज्यादा कारगर हो जाती है जब बम्पर फसल उत्पादन हुआ हो और बाजार में उस फसल का दाम गिर गया हो। ऐसे में कुछ उपाय अपनाकर फल और सब्जियों का मूल्यवर्धन कर परिरक्षण किया जा सकता है और अच्छी आमदनी ली जा सकती है। परिरक्षित फल और सब्जियों को ज्यादा समय तक सुरक्षित रखने के साथ ही संग्रहित भी आसानी से किया जा सकता है और ये जगह भी कम घेरते हैं। परिरक्षित पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बहुत आसान होता है। परिरक्षण करते समय स्वास्थ्य, चमकदार और ताज़ा फल व सब्जियों को ही लें, नहीं तो परिरक्षण के बाद इनके जल्दी खराब होने का खतरा बना रहेगा। जी हाँ, तो फल सब्जी परिरक्षण पर ये खास रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं और पराली प्रबंधन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहेंगे कि ये समय जो है वो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धान की कटाई के बाद जो फसल अवशेष है उसका प्रबंधन किसानों के लिए की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर किसान इसे अपने खेतों में ही जला देते हैं। तो प्रबंधन के बाकी तरीकों को जानने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो फसल को जलाने की जो एक तरीका किसान अपनाते हैं, इससे क्या नुकसान हो रहे हैं? हाँ, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज बात करने जा रहे हैं, पराली प्रबंधन। जब हम आधुनिक कृषि की बात करते हैं या परंपरागत कृषि की बात करते हैं या आधुनिक तंत्रज्ञान की बात करते हैं, तो पराली प्रबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और क्योंकि इसके अगणित फायदे हैं कृषि में। और अगर हम लोग यही कहें कि अगर पराली को हम जलाते हैं तो ये बहुत ही अमानवीय है और हमारे जो है कृषि के नीति के अनुकूल नहीं है जी। तो इससे क्योंकि बहुत सारा नुकसान होता है। जब हम अगर उदाहरण के तौर पर कहें कि अगर हम लोग 1 टन पराली अगर हम जलाते हैं तो इससे जो है लगभग हम लोग 1,500 किलो जो है हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में मिलता है, और साथ साथ में जो है 60 किलो तक हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड भी हम इसमें हवा में मिलता है, और साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड और ऐश वगैरह विभिन्न प्रकार की जो है हमारे
वायु प्रदूषण होता है। इससे खास तौर पे तो हमारी सांस की बीमारी तो होती है, और बाकी भी कई, और अगर हम देखेंगे तो इससे कई फैटल एक्सीडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स होते हैं कि धुएं के कारण। तो इस तरह से बहुत ही नुकसान है। लेकिन अगर हम लोग यही देखें कि अगर हम पराली को जो अगर हम लोग अपने मिट्टी में मिला देते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों को लगभग 5.5 किलो जो है हमको नाइट्रोजन मिलता है, 25 किलो जो है पोटैश मिलता है, और लगभग 2.5 किलो हम लोग को फास्फोरस मिलता है, और सल्फर भी मिलता है, और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। और साथ साथ में हम लोग जो है, जो मित्र किड्स बोलते हैं, जो फ्रेंडली जो इंसेक्ट्स है, वो भी हम लोग उसमें बचाते हैं, और हमारी ऑर्गेनिक कार्बन है उसको भी हम लोग बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारा काफी फायदा है इस पराली प्रबंधन। यानी कि डॉक्टर काले, अगर पराली का सही तरीके से प्रबंधन कर लिया जाए तो यही पराली जो कि प्रदूषण फैलाता है, इसे हम मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अक्टूबर और नवंबर में धान की फसल की कटाई की जाती है। कटाई में फसल का सिर्फ अनाज वाला हिस्सा यानी धान के पौधे के ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है और बाकी का हिस्सा खेत में ही लगा रह जाता है और इसी को पराली कहते हैं। क्योंकि रबी फसल बोने के लिए खेत खाली करना होता है, इसलिए किसान खेत में लगी हुई पराली को जमीन से काटने की बजाय उसमें आग लगा देता है। इससे खेत खाली हो जाता है। लेकिन पराली को जलाने की बजाय हमें पराली प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि जिस पराली को बेकार समझकर किसान जला देता है, दरअसल वो बड़े काम की चीज है। पराली बेहतरीन खाद भी है, पलवार भी और खरपतवार नाशक भी। अब तो पराली प्रबंधन के लिए कई तरह की मशीनें भी बाजार में उपलब्ध हैं। पराली प्रबंधन मोटे तौर पर 3 तरह से किया जा सकता है। पहला, कंबाइन से कटाई के बाद फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर। दूसरा, बिना पराली जलाए जीरो टिलेज मशीन से बिजाई करके। और तीसरा, SMS लगी कंबाइन से कटाई के बाद हैप्पी सीडर से बुआई करके। इनमें से तीसरी विधि सबसे सफल और सबसे बेहतर है। पराली प्रबंधन के लिए पूसा डिकम्पोजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ही दिनों के भीतर पराली को गलाकर खाद बना देता है। उसके बाद किसान जब चाहें गेहूं या दूसरी फसल बो सकते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि ये जो पराली जला देते हैं किसान, इससे बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। इसके साथ साथ मिट्टी की सेहत के बारे में भी जानना चाहेंगे। जब जिस मिट्टी पर जो ठूंठ लगा हुआ है उसे जला देते हैं तो उस मिट्टी की सेहत पर किस तरह का असर पड़ता है? जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो अगर मिट्टी हम लोग जलाते हैं तो साथ साथ में जो हम लोग जो हमारी जो फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं उसको भी हम लोग इसके साथ साथ में जला देते हैं। तो उसका जो है हमारी जो इकोसिस्टम में बहुत ही उसका गलत परिणाम होता है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है और सॉइल में जो है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। तो इससे आपके ऑर्गेनिक कार्बन जो है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सॉइल के हेल्थ के लिए, वो बहुत हम अच्छी तरह से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट जो है हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से करें। और साथ साथ में आपको एक्सेटिव मैनेजमेंट भी है इसमें साथ साथ। जी बिल्कुल। तो इन सीटू मैनेजमेंट, एक्सेटिव मैनेजमेंट पराली को लेकर के इसके बारे में जानेंगे आपसे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना चाहता हूँ जो कंबाइन मशीन द्वारा जो धान की या गेहूं की कटाई होती है उसी को लोग ज्यादा जलाते हैं, तो ऐसी दशा में जो है उनको जल्दी खेत में वो गजब हो जाए, खत्म हो जाए, उसके अंदर ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए और उनको अगली फसल में जाए, उनको आग लगाना न पड़े। आग लगाने से हमारी मिट्टी के जीवांश खत्म हो जाती है, हमारी मिट्टी की पत्तियां कमजोर हो जाती हैं और धुआं उठने से श्वास वाले बीमारियां वालों को बड़ी परेशानियां होती है, वातावरण हमारा बड़ा दूषित होता है। तो ऐसा कोई प्रबंधन होना चाहिए जिससे जो हमारा समय से खेत तैयार हो जाए, हमारी समय से फसल बो जाए। बिल्कुल, तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। जी डॉक्टर काले बताएं। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली
जब हम कंबाइन से कटाई करते हैं तो जो कंबाइन हार्वेस्टर ये होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, बहुत ऊपर से काटते हैं क्योंकि उसकी जो है तेल की खपत वगैरह बढ़ती है, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसीलिए एक्चुअली हमने इसमें जो हमारी जो नीति बनाई है, हमने पॉलिसी बनाई है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की, तो इसमें कंबाइन हार्वेस्टर के विषय हमने SMS लगाने के लिए बोला है। तो इससे क्या होता है कि जो पराली जो निकलेगी बाहर कंबाइन हार्वेस्ट के बाद, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े होके वो हम पूरे खेत में बिखर जाते हैं, तो उससे काफी जो है मल्चिंग होता है। और आप अगर उसको जो है बाकी अगर आप इसको अगर मिट्टी में उसके बाद अगर मल्चिंग करते हैं तो इसका काफी फायदा होता है। उसके साथ में आप डिकम्पोजर भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि अभी बहुत ही लिक्विड फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में आ रहा है, और आप उसको है लगभग 25 से 30 दिन में आप वो गला करके सड़ा करके वो मिट्टी में मिल जाता है, तो इससे काफी फायदा होता है। जी जी, तो न स्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर कनकलता, अब आपसे जानना चाहेंगे कि फल सब्जियों के परिरक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, प्रोसेसिंग के ज़रिए ये संभव हो सकता है। इसमें एक ख़ास बात ये भी नज़र आती है कि जहाँ एक तरफ कम दाम में फसल को बेचने से किसान बच जाते हैं, वहीं एक तरह से मूल्य संवर्धन कर लेते हैं, यानी कि ये अतिरिक्त आमदनी का ज़रिया भी बन सकता है उनके लिए। बिल्कुल, जी हाँ। तो यही है इसका जो हम परिरक्षण की बात करते हैं, तो इसका बेसिक जो सिद्धांत है वही है कि उसका मूल्यवर्धन कर दिया जाए। और मूल्यवर्धन करने से उत्पाद की मूल्यवर्धन तो होती ही होती है, उसकी जो कीमत होती है उसमें भी काफ़ी मूल्यवर्धन हो जाता है। आप देखिए कि अगर सीजन में हम कच्चा आम खरीदने जाते हैं तो हमें बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन अगर फिर उसको थोड़ा हम उसमें तेल मसाला डाल करके अगर अचार बना करके बेचें तो वो कई गुना मतलब कीमत देती है। तो ये जो प्रिजर्वेशन है, परिरक्षण है, ये वैल्यू बढ़ाता ही है, मूल्यवर्धन करता ही है। और सिर्फ किसी एक फल सब्जी की बात नहीं है, ये हर फल सब्जी की बात है। अगर मैं बात करूं, जैसे फूल गोभी है, आप देख लीजिए, तो फूल गोभी अगर ऐसे सीजन में जब लास्ट में बहुत हो जाता है, सर्दियों के ख़त्म होते तक आप देखिए कि लोग फूल गोभी खरीदना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस वक्त अगर किसान उस फूल गोभी का सुखौता बना लेता है, तो ये आजकल जो आप देख रहे हैं बहुत सारे मैगी है, पता नहीं बहुत सारे ऐसे जो व्यावसायिक हैं जो कि फूड आइटम बनाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि उनके जो दूसरे आइटम्स जो बनते हैं फूड आइटम, वहाँ उनको ऐसे सुखाए हुए सब्जियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उनको बहुत अच्छा मूल्य मिल जाता है किसानों को। डॉक्टर कनकलता, आगे और भी जानेंगे प्रोसेसिंग के तरीकों पर, और इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इस वक्त पांडुरंग जी इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी पांडुरंग जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो पांडुरंग, अरे जी जी, तो फल बारे में जानकारी होना था जी, उसका कैसा करना चाहिए जी, बोले तो जानकारी थोड़ी चाहिए। फलों का प्रोसेसिंग कैसे करना चाहिए ये जानना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं। जी डॉक्टर कनकलता बताएं। हाँ जी पांडुरंग जी, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा है कि कैसे करें। तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन बात यह आती है कि कौन सा फल है आपके पास में। फल वो अलग अलग फल का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर मैं एक आम को लेके चलती हूँ, क्योंकि आम मैं इसलिए मैंने लिया क्योंकि आम हमारे भारतवर्ष के हर क्षेत्र में होता है। तो अगर आम की बात करें तो जब आम छोटा आम जब हवा में जब आम लग जाता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिसको हम अमिया कहते हैं, और हवा आती है वो गिर जाता है, तो वहाँ से किसान शुरू कर लेता है इसका प्रिजर्वेशन करना। उसको उसके छिलके उतार ले, उसे काट करके और चिप्स की तरह उसको सुखा दे। आपको पता है कि जो बाज़ार में हम अमचूर खरीदते हैं बहुत महंगे दामों में खरीदते हैं, और वो इस जो स्लाइस जो हम सुखा लिए हैं, इससे वो अमचूर पाउडर तैयार किया जा सकता है। तो कच्चे आम का, फिर जब थोड़ा आम बड़ा हो गया तो आप आम का अचार बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार का अचार, क्योंकि देखिए तेल से तो अमूमन बनता ही है अचार। आजकल लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा तेल इंटेक करना नहीं चाहते हैं, तो सिरके के साथ भी आप अचार को बना सकते हैं। तो उसमें बिना तेल का हो जाएगा, तो वो भी एक अलग तरह के लोग हैं बाजार में जो कि बिना तेल का अचार पसंद करते हैं, तो आप ये भी तरीका है। अब अगर आम पक गया
तो पकने के बाद बहुत तरीके से कर सकते हैं। खास करके जो गुजरात महाराष्ट्र में लोग आम रस खाने के बड़े शौकीन होते हैं। जी। खाते तो है उत्तर भारत में भी, जैसे बिहार में, बंगाल में भी, लेकिन वो ताज़ा फल ताज़ा मतलब आम का जूस बना के खा लेते हैं। लेकिन ये लोग बहुत ही शौकीन होते हैं पूरी के साथ खाने के लिए। तो आप देखेंगे इसका आम रस को भी कैनिंग किया जाता है, जो हवा निकाल करके बिल्कुल वैक्यूम करके उसमें प्रिजर्व कर लिया जाता है आम के रस को। तो ये सालों भर मिल जाता है और जो एक डेलिकेसी है वो मेंटेन रहता है। जब वो लोग खाना चाहे तो उनको आम रस मिल जाता है। इसके साथ ही आम रस को ही अगर हम सुखा देते हैं तो इसको अमावट कहते हैं, और कहीं इसको आम पापड़ भी कहते हैं, और अगर आप देखें तो विदेशों में इसको मैंगो चीज कहते हैं। तो वो भी हम तैयार कर सकते हैं और इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलती है, बहुत ही अच्छी। और खास बात ये होती है कि सालों भर आप आम का मजा ले सकते हैं। और ये जो फ्रूटी, माजा, ऐसे जो बहुत सारे पेय पदार्थ मार्केट में आ रहे हैं, तो इन सब पदार्थों को भी हम उसका बना सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत तरह के उपाय विकल्प आपके पास है। ये तो बस एक उदाहरण है एक फल का। इसी तरह से बाकी अन्य फलों से भी तरह तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी बातचीत हेलो किसान कार्यक्रम में जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम फल सब्जियों का परिरक्षण एवं पराली प्रबंधन के विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नईमुद्दीन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, चलिए लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहेंगे पराली प्रबंधन के बारे में। आपने बताया एक्स सीटू स्टबल मैनेजमेंट और इन सीटू स्टबल मैनेजमेंट होता है, क्या तात्पर्य है इससे? इसके बारे में हमें समझाएं। इन सीटू मैनेजमेंट इसको कहते हैं कि जब हम पराली काटने के बाद उसको जमीन में जब हम मिला देते हैं तो उसको इन सीटू मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके लिए काफी टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। जैसे कि पहले मैंने कहा था कि एसएमएस जो है सब्जेक्ट मतलब स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगता है। फिर एमबी फ्लो होता है जो कि मिट्टी को मतलब मिट्टी और पराली को मिलान कर सकता है। उसके बाद जो है मल्चर है हमारे पास, जो हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, अभी सरफेस सीडर भी आया है जो कि
हमारी जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उन्होंने उसको डेवलप किया है। और इससे कहा तेल की जो ट्रैक्टर की जो है जो खपत है वो बहुत कम होती है, लागत कम होती है। और XC2 मैनेजमेंट इसके लिए तो काफ़ी मतलब भारत सरकार ने अभी बहुत उसका लिए एक तरह का इनिशिएटिव लिया है भारत सरकार ने। और इसके लिए हमने एक मतलब पराली स्ट्रॉ मैनेजमेंट वैल्यू चेन की जो है हमने एक एलिमेंट जो है हमने हमारे जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट इसमें अंतर्गत इसको डाला गया है। और इसमें लगभग हम लोग 2 करोड़ रुपए तक हम लोग किसानों को जो सहायता प्रदान करते हैं। और ये वैल्यू सिस्टम जो इस तरह से चेन वैल्यू सिस्टम की इसमें इंडस्ट्री प्लस फार्मर्स को हमने इसको दोनों को मिला करके जो है एक ऐसा एक प्रबंधन किया है ताकि जो है कि किसान जो है उसको पूरा जो है जो पराली जो है उसको इकट्ठा करके वो हमारे अपनी इंडस्ट्री को बेच सकता है। तो इसमें काफी अपना जो आमदनी भी हम किसान की बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से इससे अतिरिक्त आमदनी किसानों को हो सकती है इस पर भी बातचीत करेंगे आगे। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। पृथ्वीराज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मैं मनपुर से बात कर रहा हूँ। जी बताएं। मेरा क्वेश्चन यह है कि प्याज की फसल को सुरक्षित रखने के उपाय किए जा सकते हैं। जी ठीक है, आइए जानते हैं प्याज के परिरक्षण के बारे में। डॉक्टर कनकलता क्या सुझाव होंगे आपके? जी हाँ, प्याज की परिरक्षण की बात पहले कुछ हद तक था कि प्याज को हम परिरक्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको प्याज के स्लाइस की ज़रूरत होती है और उसको जो प्याज है उसको एक प्लेट आता है जिसको हीटर कहते हैं, इस पे स्लाइस काट करके रख देंगे और वो एकदम बिल्कुल सूख जाता है, छोटी छोटी बारीक उसको स्लाइस बना करके, और ये आप प्रिजर्व करेंगे तो ये आप पैकेजिंग करेंगे, ये आपका बिक जाएगा। दूसरी बात है कि जो छोटे छोटे प्याज होते हैं जिसको आप छांट देते हैं, जब ग्रेडिंग करते हैं तो बड़े प्याज तो आप मार्केट में भेज देते हैं, और जो छोटे प्याज होते हैं उसको अगर सिरके में डुबा करके आप कैनिंग कर देते हैं तो बहुत अच्छा मूल्य मिल जाता है। इसके अलावा प्याज के अचार भी आजकल मार्केट में आ रहा है, वो भी आप करवा सकते हैं। प्याज का पाउडर है जो कि एकदम इंस्टेंट, आजकल आप देख रहे हैं कि गृहिणियाँ भी थोड़ा घर से बाहर निकलने लग गई हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्याज के कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। जी बिल्कुल, तो पृथ्वीराज जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताएं। जी निवेदन ये है कि पराली को डिकम्पोजर से विघटित करके उसको किस प्रकार से करें ताकि वो समय से सड़ी हुई खाद हमें प्राप्त हो जाए रबी की फसल के लिए, और हम गेहूं की बुआई समय से कर सकें, क्योंकि नवंबर में सिंचित क्षेत्र में बुआई करना आवश्यक है। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर काले, इन्हीं के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए भी हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है, अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और उनका भी सवाल ये है कि पराली को किस तरह से डिकम्पोज किया जाए ताकि जैविक खाद में ये परिवर्तित हो जाए, तो आपका क्या जवाब होगा? हाँ बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो नई दिल्ली स्थित है, उन्होंने उसको काफी रिसर्च करने के बाद जो है ये जो पराली प्रबंधन के लिए डिकम्पोजर का विकसित किया है, और ये बिल्कुल बहुत ही सस्ते दाम में जो किसानों के लिए उपलब्ध है। साथ साथ में हमारी जो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक रिसर्च, ऑर्गेनिक जो इंस्टीट्यूट है जो गाजियाबाद में है, उन्होंने भी काफी इसमें रिसर्च किया है, और इसके लिए बिल्कुल किसानों के लिए बहुत ही सस्ते दाम में जो है ये जो पराली प्रबंधन के लिए जो है हमारे डिकम्पोजर उपलब्ध है, और आप अगर उसको खेत में अगर लगाते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन में आपकी खाद बन जाती है। अगर आप इसको बाहर से मतलब खेत के बाहर स्ट्रॉ लेके जाके फिर आप उसको अगर गड्ढों में डाल के अगर उसके ऊपर ये जो अगर इसको डालते हैं, डिकम्पोजर को डालते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे तरह से आपको खाद 25 से 30 दिन में दे सकता है। तो इस तरह से आप डिकम्पोजर का आप यूज करके बहुत ही अच्छी तरह से क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट कर सकते हैं और आप खाद का जो है निर्माण कर सकते हैं। जी, तो नईमुद्दीन जी और अंकुर जी, जाना आपने कि किस तरह से जो पराली है उसे आप खाद में तब्दील कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कनकलता, अब आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो फल सब्जियां हैं जिनका अगर परिरक्षण करना हो तो उसे प्रसंस्कृत करने के दौरान जो किसान हैं उन्हें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल। जो हम किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं प्रिजर्वेशन के, जैसे हम सुखा कर करते हैं, जो हमने अभी थोड़ी बात की सुखौता की, और उसके अलावा होता है कि उसको हम चीनी में डाल करके करते हैं, क्योंकि चीनी भी एक प्रिजर्वेटिव है और उसको हम नेचुरल प्रिजर्वेटिव कहते हैं, क्योंकि उसको केमिकल के तौर पे हम नहीं लेते हैं, उसको हम खाते हैं, उसी चीज़ में उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। नमक के घोल में भी हम प्रिजर्व करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और इसके अलावा है तेल मसाले में अचार की तरह से कर लेते हैं, सिरके में कर लेते हैं। तो इन सब जगह एक प्रक्रिया होती है कि उसमें हम किसी भी प्रकार के जो रोगाणु हैं या बीजाणु हैं उनको पनपने से रोक दें। तो इस पनपने से बस यही ध्यान रखना है कि हमें अच्छे फलों का चुनाव करना चाहिए। अच्छे फलों का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे फलों का चुनाव ना करें, वो कटा फटा ना हो, इसमें किसी प्रकार का मतलब कोई बीमारी ना लगी हो, कोई कीट व्याधि ना लगी हो, ऐसे फलों का मतलब स्वस्थ फलों का चुनाव कर लें। भले ही आपके वो उसके जो आकार हो वो छोटा हो, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि ग्रेडिंग के बाद जो छोटे फल या सब्जियां बच जाते हैं उनको आप संरक्षित करें। तो स्वस्थ फलों का चुनाव करें और उसको बिल्कुल ही हाइजेनिक तरीके से, जो प्रिजर्व करने वाला व्यक्ति है उसको भी सफाई का पूरा ख्याल होना चाहिए, ताकि वो अपने जो हाथ है जिससे वो यूज कर रहे हैं, जो बर्तन है, उन सब की बिल्कुल अच्छी सफाई होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से वो धूप में सुखाया हुआ होना चाहिए। अगर हम घरेलू तरीके से करते हैं, जब हम कोई कंपनी में देखते हैं तो वहाँ देखते हैं सैनिटाइजेशन के बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, यूवी रेज से लोग उसको सैनिटाइज करते हैं। लेकिन घरेलू स्तर पे जब करते हैं तब हमारे पास ऐसे यंत्र नहीं होते हैं, तो उस वक्त हम सूर्य की रोशनी का उपयोग कर सकते हैं। जितने भी बर्तन हैं उसको गर्म पानी से, सर्फ से या साबुन से धोने के बाद अच्छी तरीके से धूप में सुखाएं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार के बीजाणु या जीवाणु ना रह जाएं। अगर वो रह जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि उसमें फंगस ग्रो कर जाता है या दूसरे कई प्रकार की उसमें परेशानी आ जाती है, बदबू आने लगती है। तो इन सब से बचने के लिए सफाई, तो ये तमाम जो सावधानियां हैं ये बरतनी बेहद ही जरूरी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नागेंद्र सिंह नेगी जी, मंडी हिमाचल प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम जी नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। बताएं मैडम, मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे टमाटरों का तो भंडार होता है, बहुत ज्यादा टमाटर निकलते हैं, अदरक भी यहाँ होता है, लहसुन भी यहाँ होता है और प्याज भी नीचे से आता है, तो 10 या 15 रुपए किलो जब बिकता है, तो क्या इन सबको मिलाकर के ग्रेवी बनाई जा सकती है? और अगर बनाई जा सकती है तो और उनको 6 महीने साल के लिए हम घर के काम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ठंड होती है हिमाचल में मैडम जी। और प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए कि उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव डाल करके उसको हम संरक्षित कर सकते हैं? ठीक, जी हाँ। सबसे पहले तो देखिए, मैंने शुरू में ही बोला कि हम किसी भी फल सब्जी को परिरक्षित कर सकते हैं। और जहाँ अदरक की बात आई तो अदरक, इसमें मैं चाहूँगी कि अगर आप थोड़ा व्यावसायिक होना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आजकल आप देखेंगे शहरों में लगभग हर घर से महिलाएं काम करने जाती हैं और अब उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अदरक को छीले, काटे, पीसे। तो अदरक है, लहसुन है, प्याज है, इन सब का एक बना बनाया पेस्ट बाज़ार में भी उपलब्ध भी है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आजकल फार्मर प्रोड्यूसर जो हम FPO बनवा रहे हैं, FPO के थ्रू भी आप ऐसे प्रोडक्ट को, जब आपने कहा कि वहाँ खूब होता है, तो आप ऐसे बहुत सारे उत्पादकों को लेकर के एक मंडली बनाएं जहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट जमा हो और उस पर आप जो दूसरा एक FPO की बात करूँगी जिसको कहते हैं फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, तो ये एक लाइसेंसिंग होती है जो आपको उसके लिए लेनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने और बेचने के लिए आप ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, सरकारी तंत्र से आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आप FPO ले सकते हैं और FPO लेने के बाद में आप ऐसे प्रोडक्ट को बना सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अगर आप सिर्फ अदरक का पेस्ट भी बनाएं और उसको सिंपल सा आप विनेगर में प्रिजर्व कर सकते हैं, सिरका में, मैं बहुत ज़्यादा केमिकल की भी बात नहीं करूँगी, आप सिरके में भी उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो आप इस प्रोडक्ट को आप मार्केट में ला सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे हम केचप बनाते हैं, अगर टमाटर की प्यूरी या केचप बनाते हैं तो उसमें हमको KMS थोड़ा डालना पड़ता है, साइट्रिक एसिड थोड़ी सी डालनी पड़ती है
ताकि उसमें फंगस ग्रो ना करे, क्योंकि उसका पूरा पानी हम सुखा नहीं पाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे हमें इन केमिकल की ज़रूरत होती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगी, आप मंडी के हैं तो आपके आसपास में अगर कृषि विज्ञान केंद्र है तो आप वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि जो क्षेत्रीय फल हैं उनका प्रिजर्वेशन की वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिल सकती है और पूरी जानकारी भी मिलेगी आपको। या फिर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होता है, जो बागवानी विभाग होता है, उनके पास भी एक इकाई होती है जो इस प्रिजर्वेशन पे काम करती है। तो आप अगर वहाँ जाएं तो आपको लगातार उनसे तकनीकी जानकारी भी मिलेगी और किस प्रकार से आप इसमें आगे बढ़ें इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी, कहाँ से आपको वित्तीय सहायता मिले, इन सब की भी वो आपको दिशा निर्देश देंगे। बिल्कुल। तो नागेंद्र जी, बहुत विस्तार से जाना आपने कि किस तरह से प्रशिक्षण लेकर आप आसानी से इन सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। क्या बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पराली प्रबंधन और फल सब्जियों के परिरक्षण के विषय पर। इन विषय से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आइए कुछ सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक दर्शक ने सवाल भेजा है। तूफान सिंह जी लिखते हैं कि इन्होंने कई साल पहले से ये पराली को जलाने के बजाय रोटावेटर के माध्यम से मिट्टी में मिला देते हैं और धीरे धीरे इन्होंने फर्टिलाइज़र का उपयोग भी कम कर दिया है। तो डॉक्टर काले, इनका सवाल ये है कि क्या ये पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं? सवाल ये है कि कहीं इससे पैदावार पर फर्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कई उदाहरण है। अगर आप पराली प्रबंधन करते हैं तो लगभग मैंने पहले बताया कि आपको लगभग 5.5 किलो का लगभग नाइट्रोजन हमको मिलता है जी। काफी अच्छा मात्रा में होता है। तो एक तो ऑर्गेनिक कार्बन भी हम लोग बढ़ाते हैं, तो इसका बहुत ही अच्छा से मतलब हमारे क्रॉप के ऊपर काफी उसका सेहत के ऊपर काफी अच्छा उसका फायदेमंद होता है। तो ये जो है कि इसे आप करेंगे तो आपको जो है गुणवत्ता भी अच्छी मिलती है, साथ साथ में जो है आपका खर्चे में भी कम कर सकते। तो मैं ये और एक सुझाव देना चाहूंगा कि अगर आप रोटावेटर इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप हैप्पी सीडर में जाते हैं या सरफेस सीडर का यूज करते हैं तो और आपका जो है खर्चे आम जो लागत है उसको आप कम कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर सुपर सीडर अगर आप यूज करते हैं तो आपको पूरी तरह से आप जो है पूरी जो पराली जो है पूर्ण तरह से जो आप नीचे जो जमीन मतलब अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। और आप हैप्पी सीडर अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो है जो मॉइस्चर कंटेंट है हमारे सॉइल का हम आप रिटेन कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि और एक फायदा है कि नमी की जो है हम लोग उसका जो है प्रिजर्व करते हैं और हमारे 1 या 2 इरिगेशन हम लोग इससे इसमें कम आती है। मतलब इस तरह से आप लागत जो है हमारी जो पूरी इसमें खेती की इसके लिए जो प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ही कम होता है। और आप निश्चिंत रहिए कि इसका बहुत ही मतलब सदुपयोग है अगर आप इसको अगर पराली प्रबंधन करें, क्योंकि बाहर के जो देश है मतलब आप अगर अर्जेंटीना की बात करते हैं, हमारे देश में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अर्जेंटीना जैसे देश में जो है 100% आपका जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट है। जापान जैसी कंट्री है वहाँ पे पूरा जो है
क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट पूर्ण 100% होता है। तो वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से विकास हुआ है एग्रीकल्चर का। तो हमारे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करें और इस दिशा में किसान जो है जागरूक हो जाए। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि तूफान सिंह जी आगे आप बिल्कुल रासायनिक जो उर्वरक है उसका इस्तेमाल बंद कर देंगे और यही जो कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, पराली से जो तैयार होता है, ये आप देखेंगे कि बहुत अच्छी पैदावार आपको इससे मिलेगी, गुणवत्ता भी इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। गिरिराज सिंह जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं महोदय मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गोभी की फसल होता है तो उसकी कीमत कम मिल पाती है, तो उसका परिरक्षण कैसे करें? जी टमाटर, गोभी और टमाटर, ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर कनकलता बताएं क्या कहा कि जैसे जो दाम है वो बहुत कम हो जाते हैं, तो उसकी जगह पे परिरक्षण करना चाहते हैं तो कैसे करें? जी बिल्कुल, टमाटर के तो बहुत सारे रास्ते हैं परिरक्षण के, जिसमें मैंने बोला कि सिंपल सा पहले प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को अच्छे टमाटर का चुनाव करें और उसको फिर आप बिल्कुल बराबर पानी रख करके उसको उबाल लें। छिलके और बीज उसके निकल जाते हैं, उसको छन्नी से मलमल के कपड़े से, पतले कपड़े से उसको हम निचोड़ लेते हैं और फिर उसमें हम थोड़ा सा KMS मिलाते हैं और ये आपका प्यूरी तैयार हो जाता है। इसकी आप पैकेजिंग कर सकते हैं छोटे छोटे बॉटल्स में, या जो टेट्रा पैक होता है उसमें आप ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और ये आपका मार्केट में जा सकता है। दूसरा, इसी तरीके से आप केचप बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अचार बना सकते हैं, स्लाइस भी इसके बिक रहे हैं। और जो गोभी है, गोभी में आप इसको छोटे छोटे पीस में जब सुखाएंगे, इसको सुखाने का तरीका इसका है कि आप गोभी को बिल्कुल फूल से अलग कर लें, मतलब एक एक पीस उसका फूल का निकाल लें और एक बार गर्म पानी में नमक, अगर 10 लीटर पानी है अगर उसमें, तो आप उसमें 100 ग्राम नमक मिला करके और उसमें एक बार उसको डाल दें। उसको उबाले नहीं, बल्कि सिर्फ उसको निर्जीवीकरण हम कहते हैं, उसको कर लेते हैं, उसमें डाल दें और उसको ढक्कन बंद करें। 2 मिनट के बाद उसको निकाल करके आप धूप में अच्छे से सुखाएं और सुखाते वक्त ध्यान रखें कि ऐसे तो सोलर ड्रायर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ग्रामीण लेवल पे आप कर सकते हैं तो किसी अच्छे चटाई पे जो प्लास्टिक की आती है उस पे रखें और मच्छरदानी आप लगा सकते हैं ताकि जो धूल और बाहर की जो गंदगी है उस पे ना आ जाए। और फिर आप उसको बाद में जब वो सूख जाए, बिल्कुल जब उसमें बिल्कुल नमी ना रह जाए, और नमी वो जानने के लिए आप उसको अगर ऐसे हाथ से तोड़ेंगे तो खट से टूट जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें नमी नहीं है। तो इसको आप पैकेज करके आप इसको भी आप मार्केट में ला सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है आजकल, लोग इसका यूज कर रहे हैं। और दूसरे जो कई उत्पाद बनाने वाले होते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह की जो कंपनी है, वो भी इसको खरीद लेते हैं। तो थोड़ा मार्केट के लिए आपको आसपास निगाह दौड़ानी पड़ेगी कि आप कहाँ तक इसको बेच सकते हैं। बिल्कुल गिरिराज जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बहुत सारे विकल्प भी आपको मिल गए होंगे कि आप किस तरह से परिरक्षण कर सकते हैं टमाटर और गोभी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से बात करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हमारे 2 सवाल हैं। जी। सवाल विपिन जी, आपकी आवाज हमें कट कट के मिल रही है, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें और अपना सवाल कृपया दोबारा दोहरा दीजिए। जी बताएं। जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि सब्जियों का और फल का जी, जो हम समझ पाए अभी तक, आप प्रशिक्षण कहाँ से ले सकते हैं ये जानना चाहते हैं परिरक्षण के लिए। चलिए आइए जानते हैं, डॉक्टर कनकलता बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि हर ज़िले में, भारतवर्ष के हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ पे आपको ऐसे तकनीकियों की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो स्टेट का, जो राज्य सरकार के जो बागवानी विभाग है, वहाँ से भी आपको इसका प्रशिक्षण मिल जाएगा। इसके अलावा हो सकता है आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे NGO भी हैं, होते हैं जो काम करते हैं, वो भी इस पर स्वयंसेवी संस्था होते हैं, वो भी इस पर प्रशिक्षण दिलवाते हैं। आत्मा है, आत्मा खुद तो प्रशिक्षण नहीं करती है, लेकिन आपको संपर्क करवा सकती है। अगर आपके आसपास में आत्मा है
तो आप उनसे संपर्क करें, वो आपके लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करवा सकते हैं। अगर नाबार्ड बैंक है, नाबार्ड में भी अगर आप कहेंगे तो उनकी भी एक इकाई होती है जो कि ऐसे तकनीकी जानकारी देने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है। वो खुद तो ऑर्गेनाइज नहीं करेगी लेकिन आपको उस संस्था तक पहुँचा सकती है। कहाँ से थे? सागर मध्य प्रदेश से। हाँ, सागर मध्य प्रदेश से। तो हर जिले में एक केवीके होता है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो आप जरा पता कर लें, और इसकी आप ICAR की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपके सागर का कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है ये भी आपको पूरा उसमें पता चल जाएगा। तो आप वहाँ से संपर्क करें और वहाँ से आप सीखें। बिल्कुल। तो विपिन जी, जान लिया आपने कि बहुत ही आसान है परिरक्षण के लिए प्रशिक्षण हासिल करना, और इसे करके आसानी से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से किसान जुड़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर काले, आपसे जानना चाहेंगे कि पराली प्रबंधन के लिए भी आपने जैसे कि बताया बहुत तरह की मशीनों का इस्तेमाल किसानों को करना पड़ता है, लेकिन क्या इसके इस्तेमाल को लेकर भी किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक्चुअली प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण का योगदान देता है। एक्चुअली प्रशिक्षित जो किसान है वही बहुत अच्छी तरह से इसको प्रबंधन कर सकता है। तो जैसे कि जितनी बहुत सारी जितने यंत्र है, मशीन है, इनका रख रखाव कैसे करना चाहिए, कैसे चयन करना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसके लिए भारत सरकार की 4 संस्थान जो है विभिन्न जो है प्रदेशों में ऑलरेडी हमने एस्टेब्लिश की। 4 राज्यों में लगभग, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न के लिए जो हमारे आसाम स्थित एक इंस्टीट्यूट है। उसके बाद जो है हमारी खासतौर पे जो मुख्य तौर पे जो प्रवाली का जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो नॉर्दर्न में, उसके लिए जो हमारे पास हिसार स्थित एक हमारी इंस्टीट्यूट है जिसको फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। एक इसी तरह से वेस्टर्न रीजन के लिए हमारे पास जो है, सेंट्रल रीजन के लिए जो है मध्य प्रदेश स्थित बुधनी में है, और सदर्न रीजन के लिए जो है हमारे पास अनंतपुर में। ऐसी 4 संस्थान है। और खासतौर पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रशिक्षण है पूर्णतः से निःशुल्क है, और इसमें आवासीय जो है उनका जो प्रबंधन है, या मान लीजिए कि आने जाने का खर्चा जो किसानों को पूर्णतः से निःशुल्क वहाँ पे मिलता है भारत सरकार द्वारा। और ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट है। तो मैं कहूँगा कि किसान वहाँ पे संपर्क करे अपने निकटतम रीजनल सेंटर से, और वहाँ पे आप शिक्षण प्राप्त करें। तो आपको क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की मशीनरी के अलावा भी आपको बाहर बहुत सारे ऐसी मशीनें हैं जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पराली प्रबंधन और फल सब्जियों के परिरक्षण पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए सीधे रुक करते हैं हमारे कॉलर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो इस वक्त हमारे साथ किशन जी कबीरधाम से जुड़े हुए हैं। किशन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो किशन जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, हेलो जी जी, टीवी की आवाज बंद रखिएगा। किशन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, सवाल था कि गन्ने में पराली का प्रबंधन कैसे करें। हमारे सिर्फ गन्ने का बहुतायत मात्रा में खेती होता है कवर्धा जिला। जी जी जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर काले, वहाँ न गन्ना काटने के बाद पराली उसमें ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है डॉक्टर काले, क्या उपाय है इनके पास?
हाँ, एक्चुअली आप देखेंगे कि ये जो समस्या है अभी नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ में, अगर ये मध्य प्रदेश और साथ साथ में बाकी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, इस तरह से वहाँ पे आगे भी बढ़ रहा है। तो ये इसका प्रबंधन या इसको जो है रोकथाम बहुत जरूरी है। तो जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों ने बताया कि गन्ना की खेती करते हैं और उसके प्रबंधन, मैं कहूँगा कि उसके लिए आप बेलर्स का भी यूज कर सकते हैं। और बेलिंग ऐसी मशीन है कि जो है पूरा जो पराली है या मान लीजिए बाकी अवशेष है, चाहे पराली के बाद मतलब धान की ना हो और भी बाकी अवशेष भी होती है क्रॉप की, उस सबका इकट्ठा करके आप इसको पूरा बंडल बना करके आप इस बंडल को जो है विभिन्न कार्य के लिए आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप उसको एक जो हमारी थर्मल पावर स्टेशन है उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए होता है, बायो सीएनजी के लिए आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पेलेट्स मशीन, पेलेटिंग जो है उसके लिए भी आप इसको क्योंकि पेलेट्स जो है आपको बाकी जो ईंधन के रूप में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से, और कार्डबोर्ड इंडस्ट्री हो गई, आपकी पैकिंग इंडस्ट्री है, इसमें काफी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और मैं एक और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो पराली जो है नॉर्थ में काफी प्रचुर मात्रा में होती है और वहाँ के जो एनिमल्स वहाँ पे उसको फीड नहीं किया जाता, लेकिन बाकी जगह पे जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया या साउथ इंडिया हो गया, वहाँ पे जो है दक्षिण भारत, वहाँ के राज्यों से बहुत सारी डिमांड आ रही है। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो कृषि मंत्रालय और हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, दोनों मिला करके और राज्य सरकार के साथ समन्वय साथ लेके हम लोगों ने इस तरह से नीति निर्धारण कर रहे हैं कि जो पंजाब की जो पराली है वो हम लोग बाकी राज्यों में किस तरह से हम लोग उसको पहुंचा सकते हैं और वहाँ के जो एनिमल्स के लिए किस तरह से उसको फीडिंग के लिए यूज कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग काफी इसकी नीति निर्धारण कर रहे हैं। भारत सरकार, आपने देखा होगा कि 2018 से हम लोग इसके लिए नीति निर्धारण किया और इनिशिएटिव्स लिया है। लेकिन मैं खास तौर पे कहना चाहूंगा कि इतने हमारे प्रयासों के बाद भी आज भी जो समाधान जो है, कारक जो है, हमारे रिजल्ट्स अभी नहीं मिल रहे हैं। हम लोग एक जीरो बर्निंग का एक टारगेट लेके जा रहे हैं। तो हम लोग, मैं किसानों से बहुत ही नम्रता पूर्वक है उसको आह्वान करना चाहूंगा कि आप कृपया करके इसको ना जलाएं, बिल्कुल अमानवीय है। और इसके लिए काफी भारत सरकार जो है फंड्स का भी स्टेट्स को हम आवंटित करते हैं। तो आप अपने निकटतम जो जिला कृषि है वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप संपर्क करिए और उसके काफी प्रचुर मात्रा में जो हम सब्सिडी उपलब्ध है, जैसे 50% तक हम सब्सिडी देते हैं और अगर कस्टम हायरिंग सेंटर है तो हम 80% तक हम उसको सब्सिडी प्रदान करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से भी काफ़ी ज़ोर इस पर दिया जा रहा है कि जो किसान हैं वो पराली को न जलाए बल्कि इनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करे प्रबंधन के ज़रिए। और सरकार द्वारा चलाई जा रही ये जो योजनाएं हैं या जो ये व्यवस्थाएं की जा रही है, सुविधाएं दी जा रही है, इसका लाभ किसानों को ज़रूर उठाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं अपना नाम। जी मेहर सिंह जी, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे 2 सवाल हैं। जी। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में हमारी काली मिट्टी है और ठंड के कारण ये पराली जलती नहीं है, मतलब सड़ती नहीं है। अच्छा ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, जो काला गेहूं जो मार्केट में है वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर जमीन में हो सकता है कि नहीं हो सकता? जी चलिए, पराली प्रबंधन से जुड़ा जो आपका सवाल था ये उसका जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर काले बताएं कि ऐसे स्थिति में क्या करें कि बता रहे हैं कि काली मिट्टी है और ऐसे में जो पराली है वो सड़ती नहीं है, तो इसका क्या उपाय किया जाए? अगर नहीं ऐसा तो कहीं ऐसे हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन जैसे कि मध्य प्रदेश में है, खासतौर पे हमने अभी जो है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जो हमारी स्कीम है उसको हमने मध्य प्रदेश को भी हमने शामिल किया है इस साल से और उनको भी हमने बजट का आवंटन किया है। तो ये जो बहुत सारी मशीनें हैं, मतलब आप देखेंगे कि इसको अगर आप इसको मिट्टी में मिला देते हैं मान लीजिए, तो ये 30 डेज के बाद और उसके बाद आप, मैंने जैसे कहा बायोडिकम्पोजर का भी आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बायोडिकम्पोजर भी यूज करें और साथ साथ में हमारे हैप्पी सीडर्स है या मान लीजिए जीरो टिलेज है आजकल आ रही है,
तो उसको भी आप इस्तेमाल करके आप इसको जो नेक्स्ट क्रॉप है आप व्हीट का क्रॉप आप ले सकते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि जीरो टिल से तो और आपकी मतलब आमदनी का जो है मतलब बढ़ती भी है, ऐसा उदाहरण पे आया है, और साथ साथ में आपकी जो खर्चा है वो भी आपका बहुत कम हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं। जैसे आपके हार्वेस्टिंग हो जाएगा मतलब पैडी का, उसके बाद सीधी तरह से आप उसको डायरेक्टली सोइंग कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम जीरो टिल सीड है। तो आप ऐसे विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज है आपका इस्तेमाल करके आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल मेहर सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और डॉक्टर वीएन काले, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी और पराली प्रबंधन से जुड़ी हुई ये जानकारियां किसानों के ज़रूर काम आएगी, हम उम्मीद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर कनकलता आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो यूं भी फल सब्जियों का परिरक्षण अपने स्तर पर तो थोड़ा बहुत घरेलू स्तर पर करती ही हैं, चाहे चिप्स बनाना हो या फिर अचार बनाना हो, लेकिन अगर इसे व्यावसायिक रूप देना है, एक इकाई स्थापित करनी है, तो आप चलते चलते उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी कि संगठन में बहुत दम है, तो अगर बहनें संगठित हो जाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं, FPO बना लें, तो उनको बहुत सुविधा होगी। एक तो क्या, उनको प्रोडक्ट बहुत सारे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे जिसका वो उत्पाद बना करके बाज़ार में ला सकते हैं। दूसरा, उनके पास काम करने वाले लोग बहुत सारे हो जाएंगे। और जो तीसरी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि उनको वित्तीय सहायता इससे काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। स्वयं सहायता समूह हो तो उनको कोई भी बैंक है वो उनको लोन देने के लिए तैयार होती है, ऋण देती है। और इसके अलावा जो FPO हैं वो भी एक बहुत ही एमर्जिंग, अभी बहुत अच्छा उसका चल रहा है, सभी जगह लोग FPO बना रहे हैं। वहाँ भी वित्तीय सहायता मिलती है और वहाँ पे मास लेवल पे काफ़ी सारे, जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे लेवल पे 10 या 15 महिलाओं का संगठन होता है, वहाँ FPO में 100 से लेकर के आप 500 तक लोग भी इकट्ठा एक साथ काम कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। ऐसा आप संगठित हो जाइए। जी डॉक्टर कनकलता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी हमें कार्यक्रम में। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो जाना आज आपने विस्तार से कि किस तरह से फल सब्जियों का परिरक्षण कर सकते हैं, और केवल परिरक्षण ही नहीं बल्कि इससे आप अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं। साथ ही पराली प्रबंधन कितना ज़रूरी है और इसके लिए आपको विशेष ध्यान ज़रूर देना चाहिए। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और बता दें हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा का जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा गेहूँ की बुआई एवं उन्नत किस्में। साथ ही कार्यक्रम के दौरान बात की जाएगी जल संरक्षण के बारे में भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पहले ही हमारे पास भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर लें ईमेल ID hellokisan2015@gmail.com। तो इस ईमेल ID पर आप सवाल भेज सकते हैं। सवाल के साथ साथ नाम और स्थान भी ज़रूर लिखें। इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। इसके लिए TV स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अलग हैं हम, ये रफ्तार